राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे मामा का गांव दिनगापुर है। मेरी उम्र यहीं 25 साल की थी और मैं उस वक्त अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं वहीं फंस कर रह गया, इसलिए मैं कई दिनों से वहीं बैठा हुआ था। और ऐसा नहीं था कि मैं अपने घर जाने में असक्षम था। मैं जा तो सकता था, लेकिन मैं पुलिस के डंडे की मार खाना नहीं चाहता था। मैं भी आराम से मजे में अपने मामा के गांव बैठा था। मुझे भी जाने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि मेरा काम धंधा तो सब कुछ उसी लॉकडाउन में बंद था। मेरा काम तो तभी स्टार्ट होता जब लॉकडाउन खत्म होता, लेकिन लॉकडाउन हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहता था। हालांकि मुझे इंतज़ार था कि कब लॉकडाउन ख़त्म हो। मेरे मामा की एक गाड़ी भी थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो गाड़ी भी थोड़ी ख़राब सी थी, तो मुझे गांव जाने में गाड़ी कभी भी धोखा दे सकती थी। तो गाड़ी से जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद मैं कुछ दिन तक तो मामा के पास ही रहा, लेकिन एक दिन मुझे फ़ोन आया। मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन पर मेरा बड़ा भाई था, जिसका नाम सक्षम था। सक्षम ने कहा, यार तेरी अभी बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया अचानक ऐसा? तो उसने बताया कि दरअसल हमारे दादाजी की तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही है। उन्हें काफ़ी बुखार हो रहा था और साथ ही उन्हें खांसी भी आ रही है। सभी का शक सिर्फ एक ही चीज़ पर था, वह उस वक्त का सबसे बड़ा शक्तिशाली वायरस कोरोना वायरस था। सभी को यही शक होने लगा कि कहीं दादाजी को इस बीमारी ने अपना शिकार तो नहीं बना लिया। हमारे गांव के अंदर इस बीमारी का काफ़ी खौफ था, क्योंकि चारों ओर मौतों की बाढ़ लग चुकी थी। ऐसे में डर का होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद मैंने अपने मामा जी को यह पूरी बात बताई, तो मामा जी ने हैरान होते हुए कहा, कोई नहीं, तुम अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आप लोग फ़ोन कर देना, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। लेकिन मैंने मामा जी को कहा, पर गाड़ी तो ख़राब है, अगर रास्ते में कभी बिगड़ गई तो बड़ी परेशानी हो सकती है। इस पर मेरे मामा जी हैरान होते हुए बोले कि तुम एक काम करो, हमारे गांव से जाने वाली बस में तुम सफ़र कर लो। उस लॉकडाउन में कोई भी गाड़ी या बस चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही बस आती जाती थी। वो बस रात के लगभग 10 बजे मामा जी के गांव में पहुँचती थी। खैर, अब मुझे भी उसी बस में यात्रा तय करके गांव पहुंचना था, तो मैंने उसी दिन गांव पहुंचने की तैयारियां शुरू कर दी। शाम के लगभग 8:30 बजे मैं अपना सारा सामान लेकर बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा। बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते मुझे 20 मिनट लग गए। तभी मुझे याद आया कि दरअसल मेरे सामान का एक बैग तो मामा के घर पर ही रह गया है। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे फिर कभी यहाँ पर लेने आ जाऊँगा। उसके बाद मैं लगभग आधे घंटे तक बेंच पर बैठा रहा। आधे घंटे बैठने के बाद ही वहाँ पर बस आ गई। बस के पहुँचने के बाद तो रात के लगभग 10 बजे की थी। फिर वो बस इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बस इतनी जल्दी कैसे आ सकती है, क्योंकि मामा जी ने मुझे ये भी कहा था कि बस 10 से 10:30 बजे के बीच में आती है। खैर, मेरे लिए तो ये एक अच्छी खबर ही थी। उसके बाद मैं भी जाकर बस में बैठ गया। मुझे हैरानी तो इस बात की हुई कि उस बस में मेरे अलावा कोई और नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ही बस तो उन गांव के बीच चलती थी और उसमें भी कोई सवारी मौजूद नहीं थी। यह बात तो सच में हैरान कर देने वाली थी। लेकिन मुझे भी इन बातों से कोई लेना देना नहीं था कि उस बस में कोई हो या ना हो। मुझे तो सिर्फ मतलब था तो गांव पहुंचने का। मेरा गांव मेरे ननिहाल से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था, तो मुझे रास्ते में काफ़ी टाइम लगने वाला था और साथ ही मेरा सफ़र भी काफ़ी लंबा होने वाला था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज का मेरा ये बस का सफ़र कितना खौफनाक होने वाला है। मैं अपनी धुन में बस में बैठा हुआ था। तभी मैं कंडक्टर के पास गया और बोला, अरे भाई साहब, बस में कोई यात्री दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इस पर वो बोला, अरे भैया, बारिश का लोगों में काफ़ी खौफ फैल चुका है, तो लोग इधर उधर आने जाने से डरते कतराते हैं, इसीलिए लगातार हमारी बस में बहुत कम लोग सफ़र कर रहे हैं। यह बात सुनकर मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया, और वैसे भी मुझे उनसे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे बस कंडक्टर के बोलने का अंदाज थोड़ा अच्छा नहीं लगा।
पता नहीं क्यों मगर उस पर मेरा थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब मनुष्य की आत्मा पर कोई खतरा होता है तो उसके अंदर से एक अलग ही इच्छा उत्पन्न होने लगती है, जैसे उसे ऐसा लगता है कि उसके आगे कोई खतरा है। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे उस बस में डर लग रहा हो, केवल मुझे घबराहट सी हो रही थी और यही घबराहट आने वाले खतरे का संकेत थी। फिर मैं अपनी सीट पर ऐसे ही बैठा रहा। वह बस अब काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। मैंने उस कंडक्टर से बात करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मुझसे बात करने के मूड में नहीं थे, इसलिए अब मुझे उन पर थोड़ा थोड़ा शक सा होने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो, लेकिन इस बस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अभी तक उस कंडक्टर ने मुझसे पैसे नहीं मांगे। फिर मैं उठा और कंडक्टर के पास पहुंचा। मैंने उस कंडक्टर से कहा, अरे भाई साहब, मुझे टॉयलेट लगी है, तो आप बस को कहीं रोकिए प्लीज़। लेकिन मेरी इन बातों पर उस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने ही अभी तक कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ भैया, तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता, गाड़ी रोको। लेकिन अभी भी ना तो उस कंडक्टर ने मुझे जवाब दिया और ना ही ड्राइवर ने। हालांकि अभी तक मैंने उस ड्राइवर को देखा नहीं था। उसके बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। किसी ने बड़ी भारी आवाज़ में कहा, अब ये बस नहीं रुकेगी, अब ये बस सीधा पाताल लोक में जाएगी। ये सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बस की आखिरी सीट पर बैठा बैठा मुझे यह बातें सुना रहा था। फिर मैं डरते हुए उस आदमी के करीब जाने लगा। तभी मेरा पैर एकदम से एक सीट से टकरा गया, जिस वजह से मैं नीचे गिर पड़ा। फिर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि अभी अभी तो मैंने किसी आदमी को उस जगह पर बैठे हुए देखा था। फिर अचानक वहाँ से वो गायब कैसे हो सकता था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, तुमने सही सुना। यह सुनते ही मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि अब वो कंडक्टर मेरे पीछे की तरफ खड़ा था। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आप। लेकिन अब उसका पूरा चेहरा बदल चुका था। अब उसकी आंखें लगातार चारों तरफ घूम रही थी, साथ ही उसके बदन में आग सी कुछ जल रही थी। पता नहीं वह क्या चीज़ थी। मैं उसे देखकर सीट की तरफ भागा और फिर जाकर मैं एक सीट के नीचे छुप गया ताकि मुझे वो आदमी नुकसान ना पहुंचा सके। अब मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब मुझे यह साफ साफ पता चल चुका था कि यह लोग आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अब मुझे उस सीट के नीचे छुपे लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, मगर अभी तक ना तो उस कंडक्टर की तरफ से कोई इशारा था और ना ही कोई हलचल हो पा रही थी। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो बस कहीं पर रुकी हुई हो। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सीट से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला तो मानो मेरे शरीर में एक बिजली सी रौंद गई। मेरे हाथ और पैर कांपने लगे और अब एक भयानक चेहरा मेरे सामने था। दरअसल इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे का मांस बाहर निकला हुआ था। साथ ही उसके चेहरे के अंदर गड्ढे थे। उसका पूरा चेहरा सिकुड़ा हुआ था। मेरी तो डर के मारे हालत ही खराब होने लगी। अब मैं तो किसी भी तरह वहां से भागना चाहता था, लेकिन जब मैं उस सीट से निकलकर चारों तरफ देखा तो बस काफी स्पीड में आगे बढ़ रही थी और चारों तरफ कोई जंगल सा लग रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? जब मैं सीट के नीचे था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो वह बस किसी जगह पर रुकी हुई हो। लेकिन अब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वह बस चल नहीं रही हो। लेकिन उस चलती हुई बस के बावजूद भी मैं उस जगह पर आराम से खड़ा होकर इधर उधर देख पा रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि मैं धरती पर ही खड़ा हूँ। बस में बैठने का अनुभव थोड़ा अलग होता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं देखते ही देखते वहीं एकदम से गिर पड़ा। मानो किसी ने मेरे पैरों पर
जोर से कोई चीज मारी हो। फिर मैं वहीं पड़ा हुआ तड़पने लगा। आज मुझे पहली बार डर और खौफ का एहसास हो रहा था। अब मैं अपनी सारी उम्मीदों को छोड़ चुका था। मुझे ऐसा लगा कि अब शायद मेरी मौत निश्चित है, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। फिर आगे का दरवाजा एकदम से खुल गया, लेकिन पीछे वाले दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। फिर मेरी नज़र उस बूढ़े आदमी के पीछे की तरफ से आ रही एक रोशनी पर गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि उसके पीछे से कुछ रोशनी सी आ रही थी। वह रोशनी काफ़ी ज़्यादा ज्वाला से भरी हुई थी और साथ ही वह एक दरवाज़ा सा था। अब मैं यह साफ साफ देख चुका था कि यही दरवाज़ा अब मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद बचा है, तो मुझे इस दरवाजे को किसी न किसी तरह पार करना होगा। लेकिन इस समय तो मेरे सामने एक शैतान खड़ा था। मुझे किसी तरह उसके साय से बचकर उस दरवाजे तक पहुंचना होगा। यही सोचकर मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब ये क्या, मैं तो वहां से भागने में पूरी तरीके से असमर्थ दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पैर वहीं जम से गए। आखिर क्या हो रहा था मेरे साथ, यह सब मेरी समझ से काफ़ी दूर था। लेकिन अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि मुझे किसी भी तरह उस आदमी से पीछा छुड़वाना था। मैं यह तो समझ चुका था कि वह इस जगह से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था उस बूढ़े आदमी के पीछे दिखने वाला उजाला। उसके बाद मैं भी उसी रास्ते की तरफ तेजी से भागने लगा। लेकिन तभी उस बस में अचानक से उस बस के अंदर और मेरे ही सामने वो कंडक्टर खड़ा हो गया। पता नहीं वो अचानक से कहां से आ गया, लेकिन अब मेरी मुसीबतें काफ़ी बढ़ चुकी थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। दरअसल वह आदमी जो कि इस बार मेरे सामने आया था, वह उसी बस का ड्राइवर था जो उस बस को ड्राइव करता था। लेकिन मैं इस बात से अनजान था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जब तक मैं इस जगह से निकल ना जाऊं, तब तक मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। इसलिए मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। इसलिए पहले तो मैं भागता हुआ एक सीट के नीचे जाकर छुप गया, क्योंकि जब मैं पिछली बार उस सीट के नीचे छुपा था तब भी वो शैतानी शक्तियाँ मेरे पीछे नहीं आई थी। इसका मतलब है कि अब वह मेरे पीछे नहीं आ सकती। इसलिए मैं सीट के नीचे जाकर छुप गया और फिर धीरे धीरे खिसकता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं उस दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे घसीटने लगा, जिस वजह से मेरे हाथ और पैर पूरी तरीके से छिल गए। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस बस में ऐसा ही लग रहा था कि अभी वह एक जगह पर खड़ी हो। फिर मैंने अपना पैर किसी तरह से छुड़ाया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बार फिर से मुझे नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। इस बार फिर मेरे सामने वह खतरनाक दिखने वाले आदमी आ गए। इस बार उस आदमी का चेहरा काफी गुस्से में लग रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने भगवान की शक्ति का स्मरण करना शुरू कर दिया। हमारी कुलदेवी माता, जिसकी मान्यता हमारे गांव में काफ़ी हुआ करती थी, मैं अपनी कुलदेवी माता का काफ़ी पूजा किया करता था और मुझे दुर्गा चालीसा को पढ़ना भी काफ़ी अच्छे तरीके से आता था। तो मैंने अपनी आखिरी उम्मीद को अपनाना शुरू कर दिया। अब मेरी जो आखिरी उम्मीद बची थी, यानी कि मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ उसी बस के अंदर करने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगा। मैं जैसे ही उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा था कि उन दोनों शैतानों के कान एकदम से पकने लगे। उन्होंने अपने कान एकदम से पकड़ लिए और यही मौका देखकर मैं उस दरवाजे की तरफ भागने लगा। लेकिन वह बूढ़ा आदमी अब वहाँ से गायब हो चुका था। मुझे ये तो पता था कि यह लोग रूप बदलने वाला कोई छलावा है, जिसका गांव में काफ़ी प्रचलन है। और उसके बाद मैं भागता हुआ उस दरवाजे में दाखिल हुआ, और जैसे ही मैं उस दरवाजे में दाखिल हुआ कि मेरी आंखें एकदम से बंद हो गईं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि इस बार मैं अपने गांव के बस स्टैंड पर था। मैं अपने मामा के गांव से यहाँ तक कैसे पहुँच गया, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। उसके बाद मैं अपने घर भी पहुँच गया। घर जाकर मैंने सभी को मेरी इस घटना के बारे में बताया, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि
आपको ध्यान देना चाहिए था। अगर सरकारी बस रात के 10 बजे आती है तो रात के 10 बजे ही आएगी, क्योंकि उसका समय निर्धारित होता है। उसके बाद मुझे भी काफ़ी अफसोस हुआ कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी ध्यान दे लेता तो शायद मैं इस मुसीबत में ना फंसता। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में दुर्गा चालीसा जपने का ख्याल आ गया, जिस वजह से मेरी जान बच गई, वरना शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन आखिर उस बस का क्या रहस्य था, ये मुझे आज भी नहीं पता चला। हालांकि कुछ लोगों ने मुझको बताया था कि उस गांव में ऐसी एक बस है जो हर सप्ताह आती है और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती है। लेकिन इस बात का आखिर क्या रहस्य है, यह आज तक कोई भी जानने में असमर्थ रहा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Look around, echoes of the same. Every face, every frame. ये बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये घटना आज से लगभग 18 साल पहले घटी थी। उस समय साधनों का थोड़ा ज़्यादा ही अभाव था। मैं शहर के लिए रवाना हो रहा था। देर रात मैं एक स्टेशन पर पहुंचा। दरअसल उस स्टेशन पर चारों तरफ एक खामोशी नजर आ रही थी। सन्नाटे ने अपना एक अलग ही रूप धारण करके लोगों को डराने का ठाना हुआ था। उस स्टेशन पर मेरे अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर घनघोर अंधेरा और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा मुझे दिखाई पड़ रहा था। चारों तरफ शांति का वातावरण वहां पर बना हुआ था, मानो मैं स्टेशन पर नहीं किसी शमशान घाट में आ गया हूँ। इसी तरह का वातावरण चारों ओर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन मुझे लगा कि अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का ना होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कम से कम वहाँ कोई तो होना ही चाहिए था। यही सोचते हुए मैं स्टेशन में चारों तरफ घूमने लगा ताकि मुझे उस स्टेशन पर कोई तो दिख जाए। लेकिन उस स्टेशन पर केवल और केवल अंधेरे के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मौजूद था तो सिर्फ और सिर्फ घनघोर सन्नाटा, और कहीं पर भी ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई परिंदा। तभी मैंने ट्रेन की आवाज़ सुनी, यानी कि ट्रेन अभी अभी आ ही रही थी। मैंने जल्दी से अपना सारा सामान उठाया और फिर ट्रेन की बोगी में पहुंच गया। जैसे ही मैं बोगी में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बोगी के अंदर और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन सभी की हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। सभी अपनी गर्दन को झुकाए नीचे की तरफ देख रहे थे, मगर मुझे लगा कि सभी को नींद आई हुई है, क्योंकि उस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे। यही सोचकर मैं ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अभी मैं सीट पर बैठा ही था कि मुझे लगा कि पायलों की आवाज़ मेरे एकदम करीब से आ रही है। उसके बाद जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं था। फिर वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे ये लगा कि ट्रेन के अंदर कोई लड़की होगी जो कि बाथरूम के अंदर गई होगी। यही सोचकर मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। लेकिन तभी एक बार फिर से वह आवाज़ें आने लगी। मैंने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, मगर वह आवाज़ें आने अभी बंद नहीं हुई थी। अब उस पायल की आवाज़ के साथ साथ अब किसी औरत के चिल्लाने की भी आवाज़ आने लगी, और फिर बहुत सारे लोगों की एक साथ रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह पल मुझे बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर जब मैं नीचे उतरा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। दरअसल मैं ऊपर वाली सीट पर लेटा हुआ था, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर एकदम से सब कुछ सामान्य हो गया हो। मगर अभी अभी तो वह आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। लेकिन जब मैं इस बार नीचे उतरकर ट्रेन के उस बोगी के अंदर घूमने लगा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहाँ पर कुछ देर पहले बहुत सारे यात्री मौजूद थे, तो अब वहाँ पर एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से वो सब एकदम से कहाँ पर गायब हो गए। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी मैंने देखा कि बाथरूम के अंदर से वह पायल की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई लड़की बाथरूम के अंदर होगी, और फिर मैं
अपनी सीट की तरफ वापस जाने लगा, लेकिन वह सारे यात्री एकदम से कहाँ चले गए। मुझे तो यही बात लगातार सताए जा रही थी। मैंने जब ट्रेन के बाहर झांक कर देखा तो मैंने देखा कि ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुकी हुई है, जहां पर चारों तरफ कब्रिस्तान नजर आ रहा था। अब यह कब्रिस्तान आखिर कहां से आ गया पता नहीं। आज मैं किन किन जगहों पर घूम रहा था जिनके बारे में मैंने अपनी जिंदगी में भी कभी सोचा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से मेरी तरफ आ रहा है। और फिर मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा है। वह हाथ मुझे काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा था। और उसके बाद जब मैं पीछे पलटा तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? अभी अभी तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। अब मुझे ये तो बिल्कुल विश्वास हो चुका था कि हो ना हो इस ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ है। यही सोचकर मैं ट्रेन से नीचे उतरने ही वाला था कि जब मैं बोगी के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन अब काफ़ी तेज गति से चल रही है। लेकिन अभी अभी तो ट्रेन एक जगह पर रुकी हुई थी, फिर इतनी जल्दी ट्रेन रफ्तार में कैसे आ गई? यही सोच सोचकर अब मैं थक चुका था। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। जब मैं पीछे पलटा तो मुझे एक ज़बरदस्त सदमा लगा, क्योंकि इस वक्त मैंने देखा कि Today is the best time to start a startup in India. Initiative like Startup India, has been a blessing. Under Startup India, क्योंकि इस वक्त मैंने देखा कि इस बार मेरे सामने एक बहुत ही भयानक चेहरे वाला आदमी मुझे लगातार घूर रहा था। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था, मानो मेरी रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया हो। डर के मारे मेरी तो जान ही निकलने लगी। मैं चिल्लाना तो चाहता था मगर चिल्ला ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरा गला बैठ चुका था, मेरा दिल भी दहल चुका था। दरअसल मैंने देखा कि जिस आदमी का चेहरा मेरी तरफ घुमा हुआ था उसका शरीर उसके उल्टे साइड में था। और उस आदमी को देखकर मैं अपनी आंखों को मसलने लगा। फिर जब मैंने अपनी आंखें मसलने के बाद सामने की तरफ देखा तो अब वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरी चलने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन किसी तरह मैं अपने सामान के पास पहुंचा और फिर मैं वहीं पर बैठ गया। तभी अचानक से पता नहीं कहां से मगर एक मांस का टुकड़ा आकर मेरे एक पैर के ऊपर पड़ा। वह मांस का टुकड़ा काफ़ी बुरी तरीके से सड़ रहा था। आज की अभी तक की रात मेरे लिए इतनी खौफनाक थी जैसे मैं एक डर के समंदर में डूबता हुआ ही जा रहा था। और उसके बाद मैंने सुना कि मुझे फिर से वह रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। फिर जैसे जैसे मैं उस बर्थ पर बैठता वैसे वैसे मुझे वह आवाज़ आने लगती। लेकिन इस बार मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बोगी के अंदर बीच में जाकर देख सकूं। और तभी मैंने देखा कि एक भिखारी चिल्लाता हुआ वहाँ पर आ गया और फिर एकदम से वह मेरे पास आ गया और उसने मुझसे कहा कि आज तुम भी फंस गए इस भयानक ट्रेन में। अब यह मौत की ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। उसकी बातें सच में हैरान कर देने वाली थी। लेकिन मैं तो उसी स्टेशन पर आया था जहाँ पर वही ट्रेन आती है, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था। फिर जब मैंने एक नज़र अपनी घड़ी पर मारी तो मैंने देखा कि रात के 1 तो अब बजने थे, यानी कि ट्रेन स्टेशन पर अब आने वाली थी। तो फिर मैं किस ट्रेन में बैठ गया था? वह पूरा का पूरा स्टेशन ही बिल्कुल ख़राब था, या फिर यह पूरी ट्रेन? आखिर कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन उस वक्त मेरे लिए सबसे अहम था कि मैं किसी तरह अपनी जान बचाऊं। और तभी मैंने देखा कि एक कटा हुआ हाथ अचानक से ही मेरी गोदी में आकर गिर पड़ा। उस कटे हुए हाथ को देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, मगर मेरी चीख की आवाज़ वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। मगर वह भिखारी आखिर जाते जाते मुझे क्या कह गया मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। उसके थोड़ी ही देर बाद वह हाथ एकदम से वहाँ से गायब हो गया। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा था? कभी वह भयानक आदमी तो कभी मांस का टुकड़ा।
और तो और कभी यह कटा हुआ हाथ। सच में उस दिल दहला देने वाली रात में मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी। लेकिन तभी एक भयानक आवाज जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। दरअसल यह आवाज जो मुझे मेरा नाम पुकारकर पीछे की तरफ बुला रही थी, मगर यह आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी तो रूह ही कांप उठी। यह आवाज बहुत ही भारी और काफी खतरनाक लग रही थी। उसके बाद जब मैं उस आवाज की तरफ पलटा तो मेरी आंखें एक बार फिर खुली की खुली रह गईं। इस बार मैंने देखा कि इस बार वही आदमी जो मुझे पहले भी नजर आया था वही मेरे पीछे था, लेकिन इस बार वह ट्रेन की छत के ऊपर उल्टा टंगा हुआ था। इस बार उसका रूप और भी भयानक लग रहा था। उसकी खोपड़ी के अंदर कोई घाव सा था जिसके अंदर मक्खियां घूम रही थीं। उसके बाद मैं जल्दी से उस जगह से वापस बाथरूम की तरफ जाने लगा, क्योंकि वह मेरे लिए सबसे सेफ जगह थी। जब मैं बाथरूम के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि बाथरूम के बाहर एक बहुत ही भयानक लड़की जिसकी मुंडी चारों तरफ घूम रही थी, वो वहीं बाथरूम के बाहर चुपचाप खड़ी हुई थी। अब मेरे सामने की तरफ कुआं और पीछे की तरफ खाई, क्योंकि सामने की तरफ वह हैवानियत की दुनिया की लड़की खड़ी थी और पीछे की तरफ वह भयानक हैवान। मेरा तो रास्ता लगातार मुश्किल हो रहा था। जब मैं यहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था तो मैं वहीं पर लगातार फंसता जा रहा था। तभी वह भिखारी एक बार फिर से मेरे करीब आया। इस बार उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे खींचते हुए एक दरवाजे के पास लेकर गया। वह भिखारी देखने में पागल लग रहा था, लेकिन उसने मुझे एक समझदारी वाली बात कही जिसे सुनकर मैं भी हैरान रह गया। दरअसल उसने सिर्फ एक ही जवाब में मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। उसने कहा, अगर तुम्हें इस भयानक ट्रेन से अपनी जान बचानी है तो आगे वाले स्टेशन पर कूद जाना। इतना बोलकर वह भिखारी वहां से एक बार फिर एकदम गायब हो गया। मुझे उसकी बात पूरी तरीके से समझ में तो नहीं आई, लेकिन मैं इतना ज़रूर जान चुका था कि ट्रेन ज़रूर किसी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और फिर मुझे उसी स्टेशन पर कूद जाना है। लेकिन अगर ट्रेन रुकेगी तो मैं आराम से उतर भी तो सकता हूँ। उसने मुझे कूदने का नाम लिया था, इसका मतलब ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकेगी। मेरा तो दिमाग घूम चुका था कि ट्रेन उस स्टेशन पर रुकेगी या फिर नहीं, लेकिन अब मैं स्टेशन का इंतज़ार कर रहा था। मैं लगातार ट्रेन के दरवाजे से बाहर देख रहा था। अगर मैं उस जगह पर कूद जाता तो ऐसे में फिर मेरी हड्डी पसली एकदम बिखर जाती, इसलिए मैं स्टेशन के बिना तो कूदना ही नहीं चाहता था। फिर मैं सीट की तरफ जाने लगा था ताकि मैं अपना सारा सामान लेकर वहां से आ सकूं, लेकिन तभी पता नहीं कहां से मगर कुछ हाथ उस ट्रेन के अंदर आ गए। दरअसल कुछ काले हाथ ट्रेन के अंदर आ रहे थे, जिन्होंने मेरे पैरों को एकदम से जकड़ लिया और शायद अब स्टेशन भी आने ही वाला था और उसका अंजाम भी शायद यही था, क्योंकि शायद उन शैतानी शक्तियों को ये पता चल चुका था कि आज मुझे उस स्टेशन के बारे में पता चल गया है जहाँ पर मैं कूदने ही वाला हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने किसी तरह से अपने पैर छुड़वाए और मैं वहाँ से सीधा अपने सामान के पास पहुँचा। अपना सारा सामान लेकर मैं उल्टे पैर दूसरे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा ताकि वो मुझ पर अटैक ना कर सके। उसके बाद मैं जल्दी से दरवाजे तक पहुँच गया और तभी मैंने देखा कि बाहर की तरफ कुछ लाइट चल रही है। लाइटों से मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन है, लेकिन ट्रेन वहाँ धीमी होने की बजाय वहाँ पर और भी स्पीड में गुजरने लगी। जब वह स्टेशन आया तो मैं चलती हुई ट्रेन के अंदर से नीचे कूद गया। जब मैं उस ट्रेन से नीचे कूदा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं किसी रोशनी के दरवाजे से होते हुए नीचे जा रहा हूँ। अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं किसी चीज़ से नीचे गिरा हुआ हूँ, और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अब मैं उस स्टेशन पर था जहाँ से मैं ट्रेन में चढ़ा था। लेकिन उसके बाद मुझे उस स्टेशन पर बहुत सारे आदमी चारों तरफ घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मैं वहाँ से एक टीसी के पास पहुँचा और फिर मैंने अपनी सारी घटना का जिक्र उसके साथ किया। तो उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। वह पूरी की पूरी ट्रेन ज़मीन के अंदर समा गई, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। आज तक उस ट्रेन का कोई पता ही नहीं चल पाया
कहते हैं कि वह ट्रेन आज पाताल लोक के अंदर चली गई है और अब जिन आदमियों की मौत हो गई थी उनकी आत्माओं की वजह से वह ट्रेन आज भी 1 साल में एक बार यहाँ से गुजरती है। लेकिन उस ट्रेन के अंदर एक भिखारी भी है जो लोगों की मदद करता है, लेकिन कोई भी उस भिखारी का राज अभी तक नहीं जान पाया। तभी मुझे याद आया कि उस भिखारी की वजह से मेरी जान बच गई। मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोगों के साथ इस ट्रेन की वजह से काफ़ी हादसे हुए हैं, लेकिन भगवान का शुक्र था कि उस दिन किसी वजह से मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Pick your preferred investment with Angel One.